हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में जो कि ओ लेवल M3R5 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह आपको कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का जो है ज्ञान हासिल होगा इस वीडियो से। तो बने रहिएगा अंत तक और इस वीडियो में हम इन सभी फंक्शंस के बारे में बिल्कुल सटीक एवं प्रैक्टिकल के साथ बात करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं और एक एक फंक्शन के बारे में हम प्रैक्टिकल के साथ सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला हमारा फंक्शन है वो INT है। INT फंक्शन क्या करता है पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। ये जो फंक्शन है हमारा, ये किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। यहाँ हम सीखते चलेंगे। जैसे एक वेरिएबल ए लेते हैं और इसमें हम एक फ्लोट वैल्यू को रखते हैं, अब इसको यहाँ पे हम इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। ओके, डेटा टाइप इसका हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं इसका डेटा टाइप यहाँ पे इसमें फ्लोट बता रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम INT फंक्शन का यूज करके जो है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे जो है हम अपने फंक्शन के अंदर जो है पहले वाले डेटा टाइप को रख देते हैं, पहले वेरिएबल को रख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे डेटा टाइप चेक कर लेंगे किसका, बी का, या फिर पहले बी को हम प्रिंट करा लेते हैं। ओके, बी को प्रिंट करा लिए। अब यहाँ पे जो हमारा केवल आउटपुट देगा वो केवल 12 देगा, ना कि 12.5। अगर 12.5 दे रहा है तो इसका मतलब वो अभी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और जो हमारा फ्लोट है वो डेसिमल पॉइंट होता है। यहाँ पे एरर आ रहा है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी। ओके, अब यहाँ पे जो आएगा ये केवल 12 देगा, ना कि 12.5। अब देख लेते हैं इसका डेटा टाइप चेक करके हम एक बार। ओके, तो यहाँ डेटा टाइप में हमें क्या मिल रहा है देख लेते हैं। देखिए, पहले यहाँ फ्लोट था लेकिन अब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इंटीजर फंक्शन का यही काम है कि हमारे किसी वैल्यू को जो है इंटीजर में चेंज करता है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इंटीजर फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को, यानी किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करता है, केवल एक फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा दूसरा फंक्शन है लॉन्ग। क्या है, लॉन्ग। ये क्या करेगा, इसमें हम वैल्यू देंगे और ये उस वैल्यू को क्या करेगा, लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बट इसमें फ्रेंड्स यहाँ हम लॉन्ग देखते हैं और यहाँ पे हम आते हैं इंटीजर को क्या कर देंगे, लॉन्ग में। ठीक है, तो लॉन्ग में करने के बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके आउटपुट को। ओ माय गॉड, ये यहाँ पे फ्रेंड्स जो है लॉन्ग जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मैं ये वीडियो जो फ़ोन से बना रहा हूँ। ओके, तो ये फ़ोन में जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगले फंक्शंस को हम देखते हैं। अगला फंक्शन हमारा फ्लोट। क्या है, फ्लोट। अब फ्लोट क्या करेगा समझ लेते हैं पहले। फ्लोट क्या करेगा, हमारे इंटीजर वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ हम एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, माना कि हमने ले लिया 5। ठीक है, अब 5 को सबसे पहले यहाँ 5 का टाइप प्रिंट करा लिए। ठीक है, अब इस इंटीजर वैल्यू को हमको किस में प्रिंट करना है, फ्लोट में चेंज करना है। तो चलिए फ्लोट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से जब हम बी को प्रिंट कराएंगे तो ये फ्लोट, जैसे कि वहाँ हमने ए इक्वल टू 5 ले रखा है, तो अगर इससे प्रिंट कराएंगे ए को तो केवल 5 प्रिंट होगा। लेकिन अब फ्लोट में जब चेंज हो जाएगा तो हम उसे प्रिंट कराएंगे तो वो 5 नहीं बल्कि 5.0 प्रिंट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आउटपुट को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ 5.0 आ रहा है। इसका मतलब नीचे आपको दे रहा है कि ये क्लास जो है फ्लोट में चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये जो डेटा टाइप फ्लोट में हो चुका है। ठीक है, अब इसी के साथ हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार बुलियन वैल्यू को डाल के देख लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या आउटपुट आता है।
तो फ्रेंड्स बुलियन वैल्यू ये सपोर्ट कर रहा है। देखिए हमने ट्रू डाला, ट्रू का अर्थ बुलियन में जो होता है 1 होता है और फाल्स का 0 होता है। तो यहाँ हमने 1 डाला और ये 1.0 दे रहा है और ये भी दिखा रहा है कि इसका क्लास जो है वो फ्लोट में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले फंक्शन की ओर। ठीक है, तो अगला फंक्शन हमारा है वो जो है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है समझते हैं इसको पहले। यहाँ जो हम दो आर्ग्यूमेंट देंगे और ये दोनों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा हमारा वो हमारा मेन आर्ग्यूमेंट होगा और दूसरा जो होगा वो हमारा इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम दो आर्ग्यूमेंट लेंगे और उससे मिला करके ये किस में कन्वर्ट करेगा? कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू को प्रिंट कराएंगे दो आर्ग्यूमेंट की मदद से। ठीक है, यहाँ हम पहले प्रिंट फंक्शन को पास कर लिया और फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को पास करेंगे और यहाँ पे इसको वैल्यू देंगे। अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दिया तो यहाँ एरर नहीं आएगा, बल्कि ये क्या समझेगा कि हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ देखिए आपको 0 जे दे रहा है, यानी जिसमें जे होता है यानी a प्लस बी जी के फॉर्म में जो वैल्यू होती है वही तो कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, अब यहाँ जे के फॉर्म में है यानी a भी 0 है और b भी 0 क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है, तो ये जो है यहाँ सही है। लेकिन अगर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों वैल्यू को कॉमन से सेपरेट करेंगे, जैसे 1, 2, तो यहाँ पे क्या देगा? 1 + 2j। क्या देगा? 1 + 2j। अगर हम यहाँ केवल एक ही वैल्यू दे रहे हैं तो ये जो है पहला मेन वैल्यू मानेगा और दूसरा जो इमेजिनरी है उसको 0 बता देगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 + 0j। राइट, अब चलते हैं हम अपने अगले फंक्शन की तरफ। हमारा अगला फंक्शन हो जाएगा, क्या है अगला फंक्शन? स्ट्रिंग, str। क्या हो जाएगा? str। ओके, अब स्ट्रिंग ये क्या है? ये हम जब वैल्यू देंगे यहाँ पे तो ये हम चाहे स्ट्रिंग में दे, फ्लोट में दे, टपल में दे, ये सबको क्या करेगा? स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। ओके, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें अपने वैल्यू को स्टोर करेंगे। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले स्ट्रिंग से ही इंटीजर से शुरू करते हैं और सबसे पहले इसे हम एक बार इसका डेटा टाइप प्रिंट करा लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने किस डेटा टाइप से किस डेटा टाइप में चेंज किया है। ओके, अब यहाँ हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? इंटीजर को स्ट्रिंग में। तो यहाँ सबसे पहले हम दूसरा वेरिएबल लेंगे और इसमें हम एक ही वैल्यू को चेंज करके असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिख लिए और यहाँ पे वेरिएबल को पुट कर दिया। अब ये जो है चेंज हो चुका है। अब इसे हम प्रिंट करा लेंगे। ओके, ये प्रिंट हो गया और एक बार इसका डेटा टाइप प्रिंट करा लेंगे ताकि पता चल जाए कि हमें कौन से डेटा टाइप में है ये। ठीक है, हो गया। आउटपुट देख लेते हैं एक बार। देखिए पहले इंटीजर था क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू पुट की है, इंटीजर था। अब वो चेंज होकर किस में चेंज हो गया? स्ट्रिंग में, और वही हम कर रहे थे क्योंकि str जो हो वो फंक्शन स्ट्रिंग में ही चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है। अब हम एक बार यहाँ जो इंटीजर वैल्यू दिए थे इसको एक बार कितने दे लेते हैं? फ्लोट वैल्यू। क्या देते हैं? फ्लोट वैल्यू। तो अब फ्लोट को भी स्ट्रिंग में चेंज कर दिया इजली। अब एक बार फ्लोट को चेंज करके हम यहाँ पे क्या देते हैं? बुलियन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू को भी स्ट्रिंग में चेंज कर रहा है। ओके, अब तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। अब स्ट्रिंग फंक्शन के बाद हम जो देखेंगे वो है हमारा इवल फंक्शन। कौन सा? इवल फंक्शन। इवल फंक्शन क्या करेगा कि यदि आप कोई स्ट्रिंग में अपने इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रखा है, यानी इवल फंक्शन, हम साफ साफ अगर इसी भाषा में बोले, इवल फंक्शन जो है स्ट्रिंग वैल्यू के लेता है और वो आउटपुट जो है इंटीजर फॉर्म में देता है। कौन से फॉर्म में? इंटीजर फॉर्म में। जैसे अगर हम 4 + 5 लें, क्या लें? 4 + 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट करा लेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे एक बार इसको हम प्रिंट करा लेंगे। किसको प्रिंट कराएंगे? ए को। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा कि ये पहली लाइन में हमने उसको इनपुट दे दिया, दूसरा इसका टाइप बताएगा, तीसरा इसको प्रिंट करेगा। अब चौथे में हम इवल फंक्शन का यूज करेंगे। किस फंक्शन का यूज करेंगे? इवल फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो सके। अब देखिए हमने इवल फंक्शन लगा दिया, अब जो हो ये हमारा इवल में चेंज हो चुका। अब उसको हमने बी को प्रिंट करा और फिर बी का डेटा टाइप। ओके, देखिए यहाँ सबसे पहले हमें क्लास स्ट्रिंग दे रहा है और स्ट्रिंग हमने 4+5 लिखा था, जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा था इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो 4+5 ही प्रिंट करेगा। लेकिन इवल फंक्शन लगाए और उसको जो वो 4+5 हमने स्ट्रिंग दिया था वो उसे इंटीजर समझ लिया और 4+5 = 9 आंसर दे रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि इवल फंक्शन जो है वो इनपुट को स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है और आउटपुट को इंटीजर फॉर्म में देता है, राइट। अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन हो जाएगा हमारा टपल। कौन सा? टपल फंक्शन। टपल फंक्शन क्या करेगा, इसमें हम जो वैल्यू देंगे वो हमें टपल में चेंज करके देगा, ठीक है। टपल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम वैल्यू को चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम वैल्यू एक सेट लिस्ट के फॉर्म में ही दे सकते हैं, ना कि सिंगल वैल्यू देंगे, क्योंकि टपल जो सिंगल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और डबल वैल्यू या उससे अधिक वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें जो है कर्ली ब्रेस या बोले तो पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हम इसमें जो कई सारे वैल्यू स्टोर कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे ये इसका डेटा टाइप बताएगा और ये जो है तीसरी लाइन यानी ये वाली ये आपको प्रिंट करेगी एक ही वैल्यू को। यहाँ से हम टपल में चेंज कर रहे हैं और ये जो है ये जो हमने चेंज कर रखा उसे बी में स्टोर किया और ये बी को प्रिंट करेगा, यानी हमारे टपल वैल्यू को प्रिंट करेगा। और ये जो है प्रिंट टाइप बी, ये जो बी का डेटा टाइप प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसको हम रन करा लेते हैं और यहाँ आपको आउटपुट दिख रहा है जैसा कि पहला लाइन 1 सेकेंड, ये तो दोनों टपल दे रहा है यार, एक को हमें चेंज करना होगा, ठीक है। इनपुट यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, इसको स्क्वायर में करते हैं, लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी टपल में ही वैल्यू था, अब ये जो है स्टोर हो गया लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लास लिस्ट है, यानी लिस्ट में हमने वैल्यू दिया और उसे किस में चेंज कर रहा है, टपल में चेंज कर रहा है। हालांकि यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है दोनों आउटपुट हमारा सेम है, तो इससे घबराने का नहीं, क्योंकि टपल और लिस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लिस्ट जो होता है, लिस्ट में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और टपल में वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने अगले फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं और अगर इसी तरह धीरे धीरे चलते रहें तो काफ़ी सारा समय भी लगेगा। इससे घबराने का नहीं है, वैसे उम्मीद करता हूँ कि कम से कम समय में हम इसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगला फंक्शन है हमारा लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट में क्या होगा, यहाँ जो हमने ए में आउटपुट इस समय प्रेजेंट टाइम में है वो हमारा ऑलरेडी लिस्ट में है, इसलिए हमें इसे चेंज कर लेना होगा और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा टपल में। अब क्या यहाँ से जो ए की वैल्यू हमने दे रखी है वो टपल में है। जैसा कि अगर आपको टपल लिस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूँ कि टपल जो होता है, टपल को लिखने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बल्कि एक पैरेंथेसिस की ज़रूरत होती है, यानी छोटे ब्रैकेट की ज़रूरत होती है। और लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होती है और डिक्शनरी के लिए जो हमें कर्ली ब्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ हमने पैरेंथेसिस में लिखा है, इसलिए ये जो है टपल है। अब यहाँ से टपल को हम लिस्ट में चेंज करेंगे, ओके। तो यहाँ जो हमने टपल दे रखा है इसे हम लिस्ट कर लेंगे, तभी तो लिस्ट में चेंज होगा, ठीक है। अब ये लिस्ट में चेंज हो चुका है। यहाँ देखिए पहला जो हमने दे रखा टपल है और जो ये चेंज कर दिया, किस में चेंज किया, लिस्ट में चेंज किया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लिस्ट जो है वो पर्सनली किसी डेटा टाइप को लिस्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है, किसी पर्सनली डेटा टाइप को लिस्ट में चेंज करने के लिए। इसी के साथ जो है हमारा अगला फंक्शन है वो है सेट, ठीक। क्या है, सेट है। तो सेट का अध्ययन हम इसी में करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सेट को जो है
सबसे पहले यहाँ जो हमारा कन्वर्जन होगा इसको हम लिस्ट हटा के सेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर जो भी वैल्यू दे वो हमें फाइनली सेट में प्राप्त होती रहे, और वही हमारा लक्ष्य है कि सेट फंक्शन की मदद से वैल्यू को सेट में चेंज करना, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ सेट से डिफरेंट कोई वैल्यू लेना है, यानी चाहे हम टपल में लें, लिस्ट में लें या किसी भी फॉर्म में लें, बट सेट ना हो। अगर सेट होगा तो दोनों में हम डिफरेंट कैसे देख पाएंगे कि अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ हमने टपल ले लिया है। टपल का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट में किसी वैल्यू को अगर हम 2 से अधिक वैल्यू को लिखते हैं तो हमारा टपल होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया है 4, 5, 6, 7। 4 वैल्यू को हमने स्टोर कर रखा होगा। अब यहाँ से जो हम ये जैसे कि हमारा हमने वैल्यू लिया है टपल फॉर्म में, नहीं लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट को ये जो है ये सेट में कन्वर्ट कर देगा, ओके। आउटपुट देखते हैं। देखिए पहला जो हमारा लिस्ट दिखा रहा है क्लास लिस्ट, और जो है इसके बाद ये हमें ये लिस्ट है और ये 2 आउटपुट है। एक आउटपुट पहला वाला लिस्ट का है और दूसरा वाला जो है वो हमारा सेट का है, ठीक है। वैसे अब मैंने आपको बताया, देखिए इसमें अंतर आपको दिख रहा होगा कि जो लिस्ट है वो उसका आउटपुट जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में है और जो सेट है उसका आपका करली ब्रेसेस में है, ठीक है। तो यही अंतर होता है वैल्यू पहचानने का कि आपका वैल्यू किस फॉर्म में है, किस डेटा टाइप में है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने यहाँ लिस्ट को हटा करके जो है लिस्ट को हटा करके हम यहाँ इसको टपल में देते हैं वैल्यू, ठीक है। टपल मतलब क्या होगा कि इसे हम करली ब्रेस में देंगे, नहीं पैरेंथेसिस में देंगे, ठीक है। तो पैरेंथेसिस में भी हम वही सेम वैल्यू डाल देते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा ये टपल को भी सेट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। यानी टपल के लिए भी, लिस्ट के लिए भी, डिक्शनरी के लिए भी, सबको ये सेट में कन्वर्ट कर देगा इजीली, ठीक है। अब हम सेट के बाद क्या करेंगे, सेट के बाद हमारा जो है अगला होगा दोस्तों, इसी में हम क्या कर लेते हैं कि सेट के और कुछ फंक्शंस हैं जो कि पर्सनली सेट में ही यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम उनको भी इसी के साथ जो है देख लेते हैं ताकि बाद में उसकी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे फ्रोजन सेट की, ठीक है। तो फ्रोजन सेट क्या करता है, जैसे हमारा लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करना चाहें, जैसे कि हमने ए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, जैसे 7 के स्थान पे कुछ करना चाहें, 7 को हटा दें, फिर 5 के स्थान पे कुछ करना चाहें, तो इस तरह से अगर हम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो लिस्ट में जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 7 के स्थान पे 1 करना चाहें तो आर्ग्यूमेंट आपके सामने लिखा है यहाँ पे, ये वाला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो तीसरे इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है, जैसे कि 4 0 पे है, 5 1 पे है, 6 2 पे है और 7 पे जो 7 जो है वो 3 पे है, ठीक है। तो ये 3 वाले इंडेक्सिंग को जो भी वैल्यू हो वहाँ पे उसे चेंज करके किस में चेंज कर देगा, 1 में चेंज कर देगा, ओके। और फिर यहाँ से एक को हम प्रिंट कराएंगे, तो आउटपुट देख लेते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है, हाँ जी अब सही है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 7 के स्थान पे 1 आ गया, ठीक है। अब फ्रोजन सेट की बात करना हमें, तो फ्रोजन सेट जो है यही काम करता है कि फ्रोजन सेट अप्लाई करने के बाद उसमें जो है वैल्यू की चेंजिंग नहीं की जा सकती है। जैसे हम यहाँ दूसरा एक वेरिएबल ले लें, एफ सेट ले लेते हैं, ठीक है। एफ सेट में क्या करना है कि हमें ए जो है उसी को फ्रीज कर देना है। फ्रोजन सेट का मतलब क्या होता है, फ्रीज करना, एक सेट को फ्रीज करना, ठीक है। तो इसमें हम उसको फ्रीज कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ फ्रोजन सेट की मदद से, ठीक है। फ्रोजन सेट और किसको फ्रीज करना है, ए को, ठीक है। ए हमारा बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। यहाँ इसको हम प्रिंट करा लेंगे, किसको, ए को, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से असाइनमेंट करेंगे। क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे कि ए का जो दूसरा इंडेक्सिंग है वो किस में चेंज हो जाए, 9 में चेंज हो जाए। सो 9 में, या ठीक है 9 में चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट यहाँ आपको एरर दे रहा है और कह रहा है फ्रोजन सेट इज़ नॉट डिफाइंड, यानी फ्रोजन सेट में वैल्यू को नहीं डिफाइन किया जा सकता। अगर हम इसे हटा दें यहाँ से तो फिर क्या होगा, व्हाट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी एरर आ रही है, देखते हैं कहाँ से है।
एरर तो प्रोग्राम के लिए आम बात होता है हालांकि, लेकिन आम बात को भी हटा। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी एरर की प्रॉब्लम है, हालांकि वो अब सॉल्व होने वाली है और ये हो चुकी है। ठीक है, देखिए ये जो एरर मुक्त हो गया है और आउटपुट दे रहा है, यानी लिस्ट को हमने यहाँ पे फ्रीज कर दिया। हालांकि अभी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, फिर जो आउटपुट होगा वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये फ्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं और ये होगा हमारा एफ सेट की कौन सी वैल्यू हमें चेंज करनी है, जीरो इंडेक्सिंग की चेंज करनी है। और जीरो इंडेक्सिंग की 4 है ना, 4 को चेंज करके हमें 1 करना है। तो अब इसे हम 1 कैसे करेंगे, देखते हैं आउटपुट क्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट एटम असाइनमेंट, यानी आप इसमें एटम को असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और इसी के साथ जो हमारा अगला होगा वो हो जाएगा कैरेक्टर को चेक करने के लिए, यानी हम यहाँ पे जो है कोड को देंगे और वो हमें कैरेक्टर देगा। कौन से कोड को, आस्की कोड को देंगे। ठीक है, कौन से कोड को देंगे, आस्की कोड को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट के बाद हमें फंक्शन, किस फंक्शन पर वर्क करना है, किस फंक्शन पे हमें वर्क करना है, तो वो हमारा हो जाएगा CHR। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है CHR एक फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ हम जो है इस फंक्शन का मेन उद्देश्य होता है कि ये इनपुट को आस्की कोड में लेता है और आउटपुट में कैरेक्टर देता है, यानी प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक निश्चित आस्की कोड होता है और वो आस्की कोड को इनपुट में लेता है और कैरेक्टर को आउटपुट में देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे जो है एक कोड दें, इसको कौन सा कोड दें, 65 यानी 65। ठीक है, तो ये जो हमें कौन सा आउटपुट देगा, आस्की कोड में इसका जो है कैपिटल ए होता है, 65 का जो है कैपिटल ए होता है। अगर इसी के बाद हम 66 दे दें तो ये क्या करेगा, कैपिटल बी देगा। तो इसी तरह से प्रत्येक कैरेक्टर के लिए आस्की कोड में जो है उसका एक आस्की कोड में, यानी प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक आस्की कोड होता है। ठीक है, अब क्या करें, जैसे यहाँ पे हम 66 को चेंज करके कितना कर दें, 44 कर दें। तो 44 के लिए आस्की कोड में क्या है, मतलब 44 आस्की कोड के लिए कौन सा कैरेक्टर है हमारा, तो वो कामा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कामा मिल रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ कोड देंगे, आपको कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब इसी के बाद जो हमारा एक है ORD, कौन सा है, ORD, इसमें क्या होगा, इसमें हम कैरेक्टर देंगे और ये कोड देगा। क्या करेंगे, कैरेक्टर देंगे। कैरेक्टर देने का मतलब यहाँ पे हम स्मॉल ए दे रहे हैं। ठीक है, स्मॉल ए दे रहे हैं, तो हालांकि यहाँ पे हो सकता है एरर भी आए। देखिए एरर आ गया, वो क्योंकि ए जो यहाँ पे है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, और स्ट्रिंग वैल्यू को निश्चित है कि वो इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, तो हमने कैपिटल ए दिया। कैपिटल ए के लिए कितना है, 97। और पिछले फंक्शन में हमने देखा था कि 65 किसके लिए था, कैपिटल ए के लिए। तो यहाँ अगर हम कैपिटल ए डाल दें तो हमारा कोड क्या आएगा, 65। ठीक है, 65 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको इजीली समझ में। अगर यहाँ पे देखिए हम कैरेक्टर में कुछ भी डाल दें, @ डाल दें, तो इसका भी आस्की कोड आएगा, वो है 64। ठीक है, अगर हम @ को हटा के डॉलर डाल दें तब भी आएगा। हालांकि प्रत्येक कैरेक्टर के लिए आस्की कोड होता है, तो कुछ भी डालो आपको कोड मिलता रहेगा। ठीक है, और ORD के बाद हमारा है हेक्स, HEX क्या करता है कि हम इसमें वैल्यू देंगे और ये हमारा हेक्साडेसिमल में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, हेक्साडेसिमल में चेंज करेगा, निश्चित है। ठीक है, अब इसमें हम इसको वैल्यू देते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू देंगे, कितना देंगे, मान लीजिए 45 दे दिया। हालांकि स्ट्रिंग अब हटाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग में वैल्यू सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, कितना दे दिया, 45 दे दिया। तो 45 को हेक्साडेसिमल में कितने क्या दे रहा है, 2D,
यानी 2D एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल में क्या होगा 45 होगा, और हमने दिया क्या है 45 दिया, यानी 45 को हेक्साडेसिमल में 2D के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू अगर हम चेंज कर दें 1 दे दें तो 1 जो है डेसिमल में वो भी हेक्साडेसिमल में कितना हो रहेगा 1 ही रहेगा। हालांकि इसके जो है सामने जो ये दे रहा है 0x जो दे रहा है यहाँ पे, ये 0x ये बता रहा है कि ये जो सामने आपके वैल्यू लिखी है या 0x के बाद जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में है। 0x हेक्साडेसिमल का सिंबल, अगर कहीं भी किसी भी वैल्यू के आगे 0x आपको दिख गया तो ये समझिए कि वो वैल्यू हेक्साडेसिमल में है, और अगर 0O दिख गया तो ये समझिए कि वो वैल्यू ऑक्टल में है, और अगर 0B दिख गया तो ये समझिए कि वो वैल्यू बाइनरी में है। राइट, अब हम इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ हमने कितना दिया 1 दिया, फिर और कुछ भी वैल्यू देते हैं 15 दे दिया, तो 15 के लिए देखिए यफ आ गया। निश्चित है यफ जो 15 के लिए होता है तो हमने 15 दिया, यफ आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद तुरंत हमारा आ जाएगा ऑक्टल। दोस्तों क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो रही है और इसीलिए अब मैं तेज़ी से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। ऑक्टल का क्या हो जाएगा OCT, और यहाँ हम हेक्स को हटा करके क्या कर लेंगे माय गॉड OCT, यानी अब हम क्या करेंगे ये जो है ऑक्टल में चेंज करेगा, और हमें यहाँ देना क्या है डेसिमल, डेसिमल देंगे। ठीक है, डेसिमल के मान लीजिए हम यहाँ 12 दे दिए। ठीक है, कितना है जी 112 हो गया, 12 दे दिए। ठीक है, तो ये देखिए 0O दे रहा है यानी ऑक्टल में, और 12 का जो है ऑक्टल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम हेक्साडेसिमल में दें 1 सेकेंड, हेक्साडेसिमल के लिए हमें 0x देखते हैं सपोर्ट करता है कि नहीं, 0x दें 1F, देखते हैं ये क्या देता है आउटपुट। देखिए सपोर्ट कर रहा है, 1F कितना दे रहा है 37। ठीक है, 1F हमने क्या दिया हेक्साडेसिमल दिया, और हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट ऑक्टल में एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बाइनरी भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो 0B के बाद जो वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या होगा बाइनरी होगा, लेकिन बाइनरी में आप कुछ भी नहीं लिख सकते 0 और 1 के अलावा। बाइनरी में 0 और 1 के अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ 0 जो हमने वैल्यू पुट की थी उसका क्या आ रहा है 31 आ रहा है ऑक्टल में, 0110001 इसका 31 आ रहा है ऑक्टल में। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल देख लिया हमने, ऑक्टल देख लिया। अब एक बहुत ही प्यारा और नन्हा सा एक फंक्शन हमारे पास जो कि है इनपुट फंक्शन क्या करता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इनपुट फंक्शन आपको कंसोल साइड से वैल्यू को इनपुट कराएगा। ठीक है, क्या कराएगा कंसोल साइड से वैल्यू को इनपुट कराएगा। ठीक है, हमने इनपुट फंक्शन यहाँ ले लिया। ठीक है, अब इसमें जो कुछ भी आपको लिखना हो कि हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ हम लिख देते हैं इंटर योर नेम। ठीक है, इंटर योर नेम, तो ये जो हम यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम लिख रहे हैं ये आपको कंसोल पर दिखाएगा और आपसे कहेगा कि आप अपना नाम इनपुट करें, यानी जब हम कुछ लिखेंगे तभी ना समझेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया और ये वैल्यू आपको कंसोल पर प्रिंट होगी। ठीक है, इसके लिए किसी भी प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि प्रिंट ए को प्रिंट करना है, यानी जो हम वहाँ कंसोल साइड पर पुट करेंगे वो वैल्यू ए वेरिएबल में स्टोर होगी, और ये वेरिएबल को हमने फिर से प्रिंट कराया, यानी जो हम लिखेंगे वही तुरंत प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ क्या करा इंटर योर नेम, ये हमने लिखा था ये हमको मिल रहा। अब हम अपना नाम लिखेंगे अनिरुद्ध और यह हो सकता है कि आउटपुट में जो है थोड़ा सा एरर दे, हालांकि देखिए एरर नहीं है बल्कि पूरा जो है प्रिंट हो गया, यानी हमने यहाँ आउटपुट पे अपना नाम दिया और हमारा नाम प्रिंट कर दिया। तो इसका उपयोग जो फंक्शन में बहुत ही सटीक तरीके से होता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट का। हालांकि इनपुट में हमने ये जो अपना नाम पुट किया है ये था स्ट्रिंग में, किस में था स्ट्रिंग में। अब मान लीजिए हमको इंटीजर वैल्यू देनी है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू देनी है, तो इंटीजर वैल्यू में कितना दिया 45,
कहाँ 45 लिखा रहा जी। ओह, कितना दिया हमने 45, ठीक है। अब 45 को देकर जो ही इंटर मारेंगे तो ये भी प्रिंट कर दे रहा है। लेकिन अगर हम इसका उपयोग, ये 45 जो दे रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग में ले रहा है। किस में ले रहा है? स्ट्रिंग में। हालांकि अभी हम आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक अगर हम और लें यहाँ से, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें 2 वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक है, इंटर योर सेकेंड वैल्यू, इंटर योर सेकेंड वैल्यू, इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। अब हमें 2 वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहा था, यहाँ पे क्या दे रहा था कि स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहा था। अगर स्ट्रिंग होगा तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने ये सब किया है कि आपको समझ में आए कि ये जो है इंटीजर नहीं बल्कि स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग रहेगा तो किन्हीं 2 स्ट्रिंग को इस प्रकार से ऐड नहीं किया जा सकता, वो देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 2 वैल्यू डालते हैं, ठीक है। पहला 4 और फिर, ओ माय गॉड, चलिए तो गलत हो ही गया है, ठीक है। बार फिर से रन करा लेते हैं। पहला वैल्यू हमारा क्या होगा 4 और दूसरा हो जाएगा 5। तो हमने दोनों को ऐड किया था, आंसर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए ना। लेकिन ये क्या 4 और 5, यानी ये स्ट्रिंग दे रहा है। पहले 4 को दे रहा है फिर 5 को दे रहा है, ऐड नहीं कर रहा, सेम बाय सेम रख दे रहा है। यानी पहले 4 को रखा फिर 5 को रखा, स्ट्रिंग के फॉर्म में ये जो उसे जोड़ रहा है, ना कि इंटीजर में। अगर इंटीजर में इसे जोड़ना है, यानी हमें जो पुट करनी है इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ इनपुट के आगे इसका डेटा टाइप लिखना होगा। क्या लिखना होगा? इनपुट के आगे इसका डेटा टाइप लिखना होगा। अब जो हम वैल्यू देंगे अब वो निश्चित ही इंटीजर रहेगा, ठीक है। अगर आप इंटीजर के अलावा और कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं या देते हैं तो हाँ उस समय आपको एरर देगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से 4 और 5 को इंटर करते हैं तो 4 और 5 को ऐड कर रहा है और आंसर हमारा 9 दे रहा है। इसके पहले क्या दे रहा था? अब ये जो है इंटीजर को ऐड कर रहा है, उसके पहले स्ट्रिंग को ऐड कर रहा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों में डिफरेंस जो है समझ में आया होगा। और यहीं जहाँ हम इंटीजर लिख रखे हैं यहीं आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। एक बार लिख के देख लेते हैं, 2-4 सेकंड की बात है, अधूरा ज्ञान उचित नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लोट भी लिख दिए। अब क्या करना है हमें? अब ये जो हम इसमें वैल्यू देंगे ये फ्लोट देंगे। हालांकि इंटीजर भी सपोर्ट करेगा लेकिन उसमें जो 0.0 लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। 4 5 क्या दे रहा है? 9.0 9.0 जो वही तो बता रहा है कि फ्लोट है। इसके पहले इंटीजर था तो केवल 9 दे रहा था और अब फ्लोट में। तो यही होती है डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस को समझें और प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको बताते चलें, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा प्रिंट, जो कि अभी तक हमने यूज किया है। प्रिंट क्या करता है समझ लेते हैं इसको भी एक बार। इसी में प्रिंट क्या करता है कि हमें जब कोई भी आउटपुट कंसोल पर प्रिंट करने की ज़रूरत होती है, प्राप्त करने की ज़रूरत होती है, तो हम प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। हालांकि ये प्रिंट की बात हो ही रही है तो कुछ प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट में हमने सबसे पहले शुरू कहाँ से किया? स्ट्रिंग से। माई इजी प्रोग्रामिंग, ठीक है। यही जो कि आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं उसी चैनल का नाम है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी जाके कर लो, याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे। ऊपर का कोई मतलब नहीं, ऊपर जो कोड हमने लिख दिया उसका कोई अर्थ नहीं। यहाँ पे आपको केवल 1 सेकेंड अभी इनपुट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? इनपुट मांगता है, बट मैं क्या करता, इनपुट नहीं देता, मैं इसको सबको हटा देता। क्या करता? सबको हटा देता, मैं इनपुट नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ क्या है? प्रिंट है।
तो ये क्या प्रिंट करेगा, माई इजी प्रोग्रामिंग, ठीक है। हालांकि अभी हमने स्ट्रिंग प्रिंट किया, ठीक है, और एक स्ट्रिंग प्रिंट किया था। अब यहाँ हम एक से अधिक स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, ठीक है, एक से अधिक स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। तो जब दो या अलग अलग स्ट्रिंग होते हैं तो उन्हें अलग अलग इन्वर्टेड कामा में रखना होता है, ठीक है। कहाँ रखना होता है, अलग अलग इन्वर्टेड कामा में। तो यहाँ एक माई इजी प्रोग्रामिंग हो गया, दी बेस्ट चैनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर आएगा, होरी माई इजी प्रोग्रामिंग, दोनों के बीच ये दोनों को जो है पार्टीशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने दोनों को एक में ही लिखा है, क्योंकि बीच में जब कामा होगा तभी ना सेपरेट करेगा। अब कामा देखिए दोनों एक दूसरे के अब सेपरेट हो गए, अब ये दूर दूर होंगे, देखिए दोनों के बीच में जो है स्पेस हो गया, ठीक है। तो यही होता है। अब यहाँ हमने स्ट्रिंग को समझ लिया, अब क्या समझेंगे, इंटीजर को। इंटीजर में जैसे 1, 2, 3, 4, तो इंटीजर में किसी भी नोटेड कामा की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे भी लिख दो वैसे भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आउटपुट देखेंगे तो आपको ये जो है ऐसे दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा प्रिंट फंक्शन भी हो चुका, अब हम प्रिंट फंक्शन के बाद देखते हैं अगले फंक्शन को, जो कि हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ क्या करता है, कौन सा फंक्शन है, फंक्शन को देख लें कैसे लिखा जाता है, LEN, ठीक है, LEN, ठीक है। अब ये जो है हम इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। प्रिंट कराने से पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा और उसमें अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है, तभी ना पता चलेगा कितने लेंथ है। जैसे 1 2 3 4, 4 वैल्यू हमने स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें वैल्यू को थोड़ी ना प्रिंट कराना है, ठीक है। हमें प्रिंट कराना है कि इसमें कितनी लेंथ है, यानी ए वेरिएबल की जो लेंथ है वो कितनी है। तो यहाँ हमने ए डाल दिया और आउटपुट देखने लगा, कितना आया, 4, यानी 1 2 3 4, कितने हैं, 4, ठीक है। अगर हम इसी में जाके और 2 4 इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 7, यानी एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है और बता रहा है कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं। ये हो गया लेंथ का वर्क, ठीक है। लेंथ फंक्शन का भी कार्य आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो कि है हमारा फ्रेंड्स, जो है अगला हमारा फंक्शन है वो लेंथ, ठीक है। लेंथ तो हो गया यार। पॉप क्या है, पॉप, POP, प्लस्टर ऑफ पेरिस नहीं, पॉप फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो पॉप क्या करता है, लिस्ट में से जो है 1 बाय 1, यानी एक ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है। पॉप क्या करता है, लिस्ट से एक ऑब्जेक्ट को या एक एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल लिए जिसमें लिस्ट में कुछ वैल्यू स्टोर कर रखा है 1 2 3 4, और एक स्ट्रिंग फॉर्म में भी है और इंटीजर फॉर्म में है। तो इसको प्रिंट कराएंगे और यहाँ से इसका लेंथ चेक कर लेंगे। और फिर क्या है कि यहाँ से हमने पॉप फंक्शन का यूज कर लिया है। और पॉप फंक्शन क्या करता है कि इसमें जो है एक इसमें से मतलब इसके लेफ्ट साइड से एक ऑब्जेक्ट को कैंसिल कर देता है। क्या करता है, कैंसिल कर देता है। उसके बाद फिर हमने एक को प्रिंट करा लिया, ओके। तो यहाँ पे एक सेकेंड, आउटपुट को बेटर बनाने के लिए यहाँ हमें कुछ और लिखना होगा ताकि हम समझ जाएं। OUR OUT आउटपुट इज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इससे हमें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ भी हम लिख लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। OUR आवर ऑब्जेक्ट, या लिख दें वैल्यू लेंथ, ठीक है। यहाँ से हम इजीली इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा आउटपुट ये दे रहा है और इसकी लेंथ कितनी है, 5, ठीक है। अब हमने पॉप फंक्शन का यूज किया, फिर जब एक को प्रिंट कराया तो इसमें से जो हमारा राइट साइड से एक ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया, यानी रिमूव हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने जब उसका लेंथ निकाला, ठीक है, तो कितना रहा था, 5, लेकिन अब जब निकालेंगे लेंथ हम, तब क्या आएगा, कितना आएगा, बोलने का नहीं कमेंट करने का, ठीक है। कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन पॉप की एक खासियत और है, एक इसके
गुड़ा हो रहा है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। यहाँ पॉप जो है राइट साइड से वैल्यू को रिमूव कर रहा है, लेकिन अगर यहीं पे हम सेट लिख दें, अब ये जो हो गया हमारा सेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले क्या था, लिस्ट था, अब क्या हो गया, सेट हो गया। तो अब क्या करेगा, देख लीजिए, एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये जो हमने लिखा है ये सही है, बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम पे कर सकते हैं, वहाँ पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्या होता है कि सेट लिखने से इसमें लेफ्ट साइड से वैल्यू को रिमूव करेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो राइट साइड से करेगा, यही होता है इसमें, ठीक है। अब हमें पॉप के बाद जो है रिमूव देखना है, क्या है, पॉप सेट हो गया, अब यहाँ पे रिमूव देखना है, रिमूव, ठीक है, हो गया। अब हमें रिमूव में क्या करना है, जैसे पॉप हमें ये नहीं बताना पड़ रहा था पॉप में कि हमें कौन सी वैल्यू हटानी है, वो ऑटोमेटिक राइट साइड से एक एक हटाएगा। लेकिन रिमूव में क्या करना है कि हमें कहाँ से वैल्यू हटाना है, कौन सी वैल्यू हटाना, कौन सी वैल्यू हटाना, ये दे देंगे, वो हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें पॉप को हटा करके क्या कर देना है, रिमूव, ठीक है। अब रिमूव में हमें कौन सी वैल्यू हटाना है, 1 2 3 4 या फिर अनिरुद्ध, इनमें से हमें मान लीजिए 4 को हटाना, ठीक है। यहाँ 4 दे दिए, अब क्या करेगा, ये जो है 4 को रिमूव कर देगा। देखिए इसमें 4 नहीं आ रहा ना, 1 2 3 उसके बाद अनिरुद्ध आ रहा है, ना कि 4 को हटा दिया वो, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें जो वैल्यू आपको हटानी हो, जो आपको अच्छा ना लगे या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो या जो एक्स्ट्रा लग रहा हो, उसको आप रिमूव से हटा सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप पॉप से एक एक वैल्यू हट रहा था, यानी एक एक वैल्यू रिमूव हो रहा था, और रिमूव से क्या होगा कि एक साथ हम एक से अधिक भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने दे दिया 1, 4, तो यहाँ पे क्या करेगा, अब ये दोनों वैल्यू को टू नहीं यार, पॉप जो है वो एक एक वैल्यू को राइट साइड से रिमूव कर रहा था, और जो हमारा रिमूव है वो यूजर के हिसाब से या यूजर के इच्छा से, यूजर के मन से जो है वैल्यू रिमूव होगा, यानी यूजर कौन सी वैल्यू को रिमूव करना चाहता है वो रिमूव कर सकता है। अब इसी के बाद जो है रिमूव के बाद हमें पढ़ना एक फंक्शन है डिस्कार्ड, ठीक है, डिस्कार्ड, ठीक है। अब डिस्कार्ड के बारे में जहाँ हमने रिमूव लिखा वहीं पहले डिस्कार्ड लिख देंगे, ठीक है, डिस्कार्ड हो गया, ओके। अब देखते हैं आउटपुट, एट्रीब्यूट एरर, डिस्कार्ड एट्रीब्यूट एरर, 1 सेकंड चेक कर ले यार फ्रेंड्स, थोड़ी सी एरर आ रही है। यहाँ पे हमने जो ले रखा लिस्ट, बट यहाँ पे होना चाहिए इसको सेट, ठीक है। घबराने का नहीं, हर मुश्किलों का समाधान होता है, ठीक है। ये हो गया अब हमारा सेट, ठीक है। और यहाँ से हमने इसके डेटा टाइप को देख लिया, प्रिंट कराएंगे तो ये रहा हमारा, ठीक है। यहाँ हमने किसको डिस्कार्ड किया, यानी किसको रिमूव करने की कोशिश की, 4 को, और 4 जो है इजीली भी रिमूव हो गया। 1 2 3 है, नहीं 3 को रिमूव किया, 3 को रिमूव कर दिया, यानी 3 जो हमारा निकल गया है। अरे यार 3 जो है वो निकल गया है, 3 अब नहीं है, 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने डिस्कार्ड 2 को किया, यानी 2 को यहाँ से निकाला है, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा 2 वो अब नहीं है, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग है अनिरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, और पॉप एक सीरियल वाइज कर रहा था, ठीक है, तो पॉप सबसे अलग हो गया। अब लेकिन हमारा जो रिमूव है वो भी डिस्कार्ड की भांति ही वर्क किया, और डिस्कार्ड भी ऐसे ही वर्क कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉप है, पॉप नहीं रिमूव है, वो सिंगल वैल्यू को केवल रिमूव कर सकता है, और डिस्कार्ड एक ही बार में मल्टीपल वैल्यू को भी रिमूव कर सकता है। जैसे 2 को हमने रिमूव कर दिया, 4 को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट, एरर कहाँ को आया, ये डिस्कार्ड टेक एग्जिस्टली 1 आर्ग्यूमेंट। पॉप जो है वो एक एक वैल्यू को राइट साइड से रिमूव कर रहा था, और जो हमारा रिमूव है वो यूजर के हिसाब से या यूजर के इच्छा से, यूजर के मन से जो है वैल्यू रिमूव होगा, यानी यूजर कौन सी वैल्यू को रिमूव करना चाहता है वो रिमूव कर सकता है। अब इसी के बाद जो है रिमूव के बाद हमें पढ़ना है एक फंक्शन है डिस्कार्ड, ठीक है, डिस्कार्ड,
कार्ड, ठीक है। अब डिस्कार्ड के बारे में जहाँ हमने रिमूव लिखा वहीं पहले डिस्कार्ड लिख देंगे, ठीक है। डिस्कार्ड हो गया, ओके। अब देखते हैं आउटपुट। एट्रीब्यूट एरर डिस्कार्ड एट्रीब्यूट एरर, 1 सेकंड चेक कर ले यार फ्रेंड्स, थोड़ी सी एरर आ रही है। यहाँ पे हमने जो ले रखा है लिस्ट, बट यहाँ पे होना चाहिए इसको सेट, ठीक है। घबराने का नहीं, हर मुश्किलों का समाधान होता है, ठीक है। ये हो गया अब हमारा सेट, ठीक है। और यहाँ से हमने इसके डेटा टाइप को देख लिया, प्रिंट कराएंगे तो ये रहा हमारा, ठीक है। यहाँ हमने किसको डिस्कार्ड किया, यानी किसको रिमूव करने की कोशिश की, 4 को, और 4 जो है इजीली भी रिमूव हो गया। 1 2 3 है नहीं, 3 को रिमूव किया, 3 को रिमूव कर दिया, यानी 3 जो हमारा निकल गया, 3 जो है वो निकल गया है, 3 अब नहीं है, 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने डिस्कार्ड 2 को किया, यानी 2 को यहाँ से निकाला है, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा 2 वो अब नहीं है, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग है अनिरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। और पॉप एक सीरियल वाइज कर रहा था, ठीक है, तो पॉप सबसे अलग हो गया। अब लेकिन हमारा जो रिमूव है वो भी डिस्कार्ड की भांति ही वर्क किया, और डिस्कार्ड भी ऐसे ही वर्क कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉप है, पॉप नहीं रिमूव है, वो सिंगल वैल्यू को केवल रिमूव कर सकता है, और डिस्कार्ड एक ही बार में मल्टीपल वैल्यू को भी रिमूव कर सकता है। जैसे 2 को हमने रिमूव कर दिया, 4 को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट। एरर कहाँ को आया ये, डिस्कार्ड टेक एग्जिस्टली 1 आर्ग्यूमेंट, 1 आर्ग्यूमेंट ये। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने डिस्कार्ड को देखना है, ठीक है। अब डिस्कार्ड क्या करता है, जैसे अगर हमने डिस्कार्ड में एक वैल्यू दिया तो वो उसको रिमूव कर देगा, और अगर ऐसा वैल्यू दिए जो उसमें है ही नहीं, मान लीजिए हमने 5 दे दिया, अब 5 कहाँ है, तो 5 दिया, 5 तो हमारे वेरिएबल में है ही नहीं, वेरिएबल स्टोर ही नहीं किया 5 को, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो हमें नन आएगा, ठीक है। इसकी माँ का, एक सेकेंड, यहाँ वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करके देखते हैं ना, 5 के स्थान पे कुछ भी भर देते हैं, तो यहाँ पे जो वो है ही नहीं, तो वो रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब यही काम जो हमारा वो रिमूव भी कर रहा था, तो इसमें और उसमें, यानी डिस्कार्ड में और रिमूव में अंतर ही क्या है, ठीक है। तो एक बार रिमूव में आते हैं और फिर देख लेते हैं, रिमूव, ठीक है। रिमूव में आता है और यहाँ पे हम जो है अननोन वैल्यू डालते हैं, जो कि उसमें है ही नहीं। अब ये क्या करेगा, ये देखिए एरर दे रहा है, लेकिन डिस्कार्ड क्या किया, डिस्कार्ड जो है हमें एरर नहीं दिया, यानी डिस्कार्ड कुछ नहीं बोला, नहीं है तो नहीं है तो हटाऊं। लेकिन इसी के साथ जो रिमूव है वो बता रहा है कि नहीं है, मैं कैसे हटाऊं। तो आपको डील करना है, अगर आपको एरर चाहिए तो रिमूव का यूज़ करेंगे, एरर नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ डिस्कार्ड और एरर आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद है ऐड, ठीक है। इसी में आएगा हमारा, कहाँ भैया, इसी में आ जाएगा हमारा ऐड। ऐड क्या करेगा दोस्तों, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऐड जो फंक्शन है वो हमें किसी सेट में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने की अनुमति देता है, ठीक है। क्या करने की अनुमति देता है, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने की अनुमति देता है, ठीक है। जहाँ हम रिमूव लिख रहे थे वहीं हमें ऐड लिखना है। किसको ऐड करना है, 5 को ऐड करना है, तो 5 को ऐड करना है तो 5 लिख देंगे। ये हमारा देखिए ऐड हो गया। पहले हमारा क्या था, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 भी हो गया, देख रहे हैं। यहाँ पहले 1 2 3 4, अब यहाँ लेकिन 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने आर्गुमेंट हो गए, पहले में 5 थे, अब इसमें 6 हो गए। तो ऐसे ही ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐड फंक्शन का यूज करना होता है। अब एक बार देख लेते हैं कि ऐड फंक्शन क्या एक बार में मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे एरर दे रहा है कि टेक्स एग्जिस्टली 1 आर्ग्यूमेंट, नहीं ये नहीं कर सकता, जो है ऐड एक ही बार में केवल एक ही वैल्यू को ऐड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब
ऐड तो समझ में आ गया, लेकिन ऐड के साथ एक और फंक्शन है, इसी में उसको भी अगर हम समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। वो है अपडेट। दोस्तों ऐड क्या कर रहा था, ऐड जो वैल्यू जोड़ रहा था, लेकिन एक बार में एक ही वैल्यू को जोड़ता था। लेकिन अपडेट क्या करेगा, पहले एक वैल्यू को ऐड करके देखते हैं। ये कौन सा एरर आ रहा, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ये क्या दे रहा है भाई। प्रोग्रामिंग में तो एरर आते जाते रहते हैं, हालांकि एरर आएगा ठीक किया जाएगा, तब प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपडेट के जरिए ऐड करना है, तो ऐड किस में करना है, सेट में। तो यहाँ हमें वैल्यू भी सेट के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि अपडेट के जरिए जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वो भी सेट के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक वैल्यू ऐड हो गया इजली। अब इसी के साथ एक और ऐड करके देखते हैं, ठीक है। 6 भी हो गया, तो 6 भी ऐड हो गया, यानी ये मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकता है एक बार में, ठीक है। 6 के साथ अगर हम और भी वैल्यू ऐड करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, सबको ऐड करता है। यानी अपडेट जो है एक ही बार में मल्टीपल वैल्यू को एक सेट के अंदर अपडेट कर सकता है, ठीक है, यानी ऐड कर सकता है। लेकिन ऐड एक बार में एक ही वैल्यू को ऐड करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। अब अगला फंक्शन है हमारा, जिसका यूज हमने पहले ही कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, टाइप किस प्रकार से वर्क करता है हमारा, ठीक है। तो टाइप किस प्रकार से वर्क करता है इसको हम सीखेंगे। टाइप क्या बताता है कि जो वैल्यू हमने पुट कर रखा है, यानी जो वैल्यू हमने अपने वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, या जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो किस प्रकार की वैल्यू है, किस प्रकार की वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, या फिर वैसे डायरेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से प्रिंट के बाद फिर टाइप, और टाइप में हम जो वैल्यू लिखेंगे वो उसका टाइप बताएगा। सपोज दैट मैं लिख दिया 15, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये 15 की टाइप बताएगा कि 15 जो किस टाइप का है, किस डेटा टाइप का है। तो यहाँ बता रहा है कि 15 जो वो इंटीजर का है, ठीक है। किसका है, इंटीजर का। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पे इसके डेटा टाइप को चेंज करें, यानी 15 को लिख दें 15.5, तब क्या बताएगा, तो ये बताएगा फ्लोट, ओके। तो हालांकि ये फ्लोट में ही सही बता रहा सब कुछ, ठीक है। अब स्ट्रिंग में एक बार लिख के देख लें। स्ट्रिंग में हम लोग लिख लें माई इजी प्रोग्रामिंग, ओके। अब ये क्या दिखाएगा, ये बता रहा है स्ट्रिंग में str जो स्ट्रिंग का है, int इंटीजर का है, फ्लोट तो फ्लोट है ही, ठीक है। और यहाँ आप देखते हैं अभी और भी डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ मैं बुलियन देखता हूँ TRU ट्रू, ठीक है। देखो BWL दे रहा है, BWL क्या है बुलियन का, ये आपको समझना है, ठीक है। हालांकि पूरा नहीं लिखेगा, हर एक चीज़ का कोड भाषा होता है, इसीलिए तो इसका नाम प्रोग्रामिंग है, ठीक है। यहाँ बुलियन हो गया। अगर हम लिस्ट में देख लें, ठीक है, लिस्ट में अगर डाल के देखें, कुछ भी डाल दें 1, 2, 3, तो हालांकि अब क्या देगा, लिस्ट देगा। तो ये टाइप जो आप किस प्रकार का डेटा टाइप लिख रहे हैं, किस प्रकार के डेटा टाइप का उपयोग कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम में, वो बताएगा टाइप, ठीक है। अब टाइप के जस्ट बाद हम बात करेंगे किसका, आईडी का। जी हाँ, आईडी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आईडी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अगर वेरिएबल लेंगे, इसमें कुछ स्टोर कर लिए, ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल लेंगे बी, उसमें भी हमने कुछ स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आईडी का यूज कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हमें कुछ भी हो तो उसे प्रिंट कराना होगा, तभी ना आउटपुट मिलेगा। प्रिंट नहीं कराएंगे आउटपुट नहीं होगा। तो प्रिंट के अंदर आईडी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आईडी किसका चेक करना, एक आईडी। तो ये जो ए का आईडी प्रिंट होगा वो आईडी है क्या चीज़, तो ए वेरिएबल 3 की वैल्यू जो स्टोर कर रखा है वो मेमोरी में, यानी हमारे रैम में, जिस रैम पर हम वर्क कर रहे हैं वो उस रैम में कौन से एड्रेस पर है। यानी आईडी बताएगा एड्रेस, कौन सा एड्रेस की जो वेरिएबल आपने आईडी के अंदर, आईडी फंक्शन के अंदर दे रखा है, वो उस वेरिएबल का एड्रेस बताएगा कि वो मेमोरी में किस एड्रेस पर है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके सामने जो एक एड्रेस है, ठीक है। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कैसा एड्रेस है। हमारे यहाँ तो जो है फ्लोट बोल रहे हैं, स्ट्रिंग होता है, ये इंटीजर दे रखा है, तो ये वही समझेगा कि कौन सा एड्रेस है, ठीक है। अब इसे हम जो है एक बार बी को भी प्रिंट करा लेते हैं, बी की भी आईडी को प्रिंट कराएं, वरना बी गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। गुस्सा नहीं होगा, बस वैसे बोल रहा था मैं, ठीक है। देखिए दोनों की आईडी देखिए, डिफरेंस है या फिर सेम, डिफरेंट ना। तो ऐसे ही प्रत्येक वेरिएबल की एड्रेस जो है डिफरेंट होता है, ठीक है, कभी सेम नहीं हो सकता।
इस बात को आप समझिए कि जो वेरिएबल अलग अलग वैल्यू स्टोर कर रखे हैं उनकी एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगला फंक्शन है वो है काउंट। क्या है? काउंट, ठीक है। काउंट क्या करेगा? काउंट हमें बताएगा, काउंट में बताएगा, क्या बताएगा कि इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। पहले सबसे पहले हम एक वेरिएबल में जो है वैल्यू लिख लें, तभी ना हम देखेंगे काउंट का प्रयोग कैसे करें, कहाँ पे करेंगे। तो उसके पहले वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वेरिएबल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो काउंट फंक्शन का यूज आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट के लिए आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल का नाम डॉट, फिर यहाँ पे लिखेंगे COUNT काउंट। फिर काउंट में आपको इनमें से क्या काउंट करना है। तो अगर प्रोग्राम को काउंट किया जाए, ठीक है, किसको काउंट किया जाए? प्रोग्राम को, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आउटपुट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है आउटपुट 0। हो माय गॉड, प्रोग्राम में कुछ गलती, गलती क्या है भाई? 0 कहाँ दे रहा है यार? देखो और बताओ, कमेंट करो कहाँ पे गलती है। ओके, प्रोग्राम 1 सेकेंड, ये भी तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब सही हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पे जो कामा था टेन। अब देखिए ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, आई लव प्रोग्राम यू रीड प्रोग्राम, तो इसमें हमने प्रोग्राम को काउंट किया है काउंट फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रहा है? 2 दे रहा है, यानी प्रोग्राम कितनी बार आया है? 2 बार आया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाद एक छोटा सा और हो जाए। जैसे हमने प्रोग्राम को काउंट कर लिया, एक बार लब को भी काउंट कर लें। लब बोले तो प्रेम, ठीक है। लब देखिए 1 बार है, ठीक है, यानी 1 दे रहा है। यानी आप जिसे काउंट करेंगे वो सेंटेंस में जितनी बार होगा वो आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि काउंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है अगला फंक्शन है हमारा कैपिटलाइज। क्या है? कैपिटलाइज LIZE, कैपिटलाइज, ठीक, कैपिटलाइज है। अब यहाँ सबसे पहले हमने वेरिएबल में कैपिटलाइज क्या करता है ये समझ लेते हैं पहले, ठीक है। कैपिटलाइज जो है ये हमारे, अगर हम कोई सेंटेंस है उसमें सब स्मॉल लिख दिए तो कैपिटलाइज जो हमारे सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। क्या करता है? फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। जैसे अगर हम लिख दें आई लव माई इंडिया, तो यहाँ जो है नियम के हिसाब से नियमतः जो है आई को कैपिटल होना चाहिए, नहीं स्मॉल है, तो गलती तो हो गई। लेकिन अगर आप सुधारना नहीं चाहते हैं ऊपर जाके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? B = CAP, यानी कैपिटलाइज लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया कैपिटलाइज। और इसमें किसको रखेंगे? A को रखेंगे। तो अब क्या होगा? यानी हमारा A जो है कैपिटलाइज हो गया। अब हम यहाँ से किसको प्रिंट करा लेंगे? B को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। कैपिटलाइज इज नॉट डिफाइन, अरे यार गलती कहाँ, क्या नहीं डिफाइन किया मैंने? आई लव माई इंडिया कैपिटलाइज इज नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा? किसको कैपिटलाइज करना है ये लिखना होगा। ए को कैपिटलाइज करना है, फिर बीच में डॉट से इसे ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो हमने लिख रखा है ये सब हो जाएगा रिमूव, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? ए को कैपिटलाइज करके बी में असाइन किया गया है और ये चलिए देखिए, अब आई जहाँ स्मॉल था वो जो है कैपिटल हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कैपिटलाइज आपको जो समझ में आया होगा, ठीक है।
यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड, और कुछ लिख देता हूँ, जैसे माई नेम इज अनिरुद्ध मौर्य, ठीक है। अब यहाँ माई जो हो गया, माई का यम वो कैपिटल हो गया। तो कैपिटलाइज का यही वर्क है कि किसी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, ठीक है। अब कैपिटलाइज के बाद जो कि इसके लगभग मैं बोलूँ तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, अगर सेम होगा तो दो फंक्शन बनाने का मतलब ही क्या होगा, वो अगला फंक्शन हमारा टाइटल, क्या है, टाइटल, TITLE, टाइटल, ओके, टाइटल हो गया। अब हम टाइटल का अध्ययन कैसे करेंगे। टाइटल क्या कहता है, टाइटल का ये वर्क है कि किसी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। बट ये तो जो है कैपिटलाइज भी करता था, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि अगर बीच में हम किसी सिंबल का यूज कर रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिक नंबर का यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद जस्ट आने वाला लेटर भी कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। टाइटल का मतलब यही होता है, लेकिन हालांकि यहाँ तो सही करना ही पड़ेगा, कैपिटलाइज के स्थान पे हमें क्या करना होगा, टाइटल, ओके। देखते हैं, देखिए माई नेम इज, यानी स्पेशल कैरेक्टर, जो स्पेस होता है वो हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। अगर हम स्पेस को हटा दें, एक सेकेंड, स्पेस को हटाकर उसके स्थान पे और कोई सिंबल डाल दें, ठीक है, हैशटैग डाल दिया। अब देखते हैं हैशटैग के बाद भी जो यन है वो कैपिटल है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि स्पेशल कैरेक्टर, अगर 1 मिनट यहाँ नंबर डाल दें, हैश को हटा के एक बार नंबर डाल दें, ठीक है, तब क्या होता है, तब भी कैपिटल हो गया। यानी न्यूमेरिक नंबर हो, नंबर, सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर जो भी हो, उसके बाद आने वाला जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ये कौन कर रहा है, टाइटल कर रहा है। कैपिटलाइज ने कहा, कैपिटलाइज ने कहा कि किसी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को सिर्फ कैपिटलाइज किया जाएगा, यानी कैपिटल किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो है अब एक लोअर है, अगला फंक्शन हमारा लोअर, क्या हो गया, लोअर, ठीक है। अब लोअर का यूज हम कैसे करेंगे कि लोअर क्या कहता है कि अगर यदि आपके सेंटेंस में, आपके स्टेटमेंट में कुछ कैपिटल है तो मैं उसे सबको लोअर कर दूंगा, ज़बरदस्ती बोले तो इसमें देखिए हम कुछ कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। माई यम, वाई को कर दिया कैपिटल, ठीक है, ए को कर दिया कैपिटल। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूज ऑफ लोअर फंक्शन, किसका, ये लोअर फंक्शन, ठीक है। अब क्या हमें यहाँ क्या मिलता है कि जो भी था, जो स्मॉलेस्ट था यानी स्मॉल लेटर में था वो तो स्मॉल हो गया, जो कैपिटल लेटर में था वो भी स्मॉल हो गया। तो लोअर क्या करता है, सबको लोअर कर देता है। अब यही लोअर के बाद अगर हम अपर की बात करें तो ये हम कुछ लोअर में लिखें या अपर में लिखें, फाइनल क्या होना चाहिए, अपर में ही होगा। जिस प्रकार लोअर ने सबको लो यानी लोअर केस में कर दिया, उसी प्रकार अपर जो है सबको अपर केस में कर देगा, ठीक है। ये हो गया अपर, देखिए सब एकदम कैपिटल लेटर हो गया। तो लोअर और अपर ये हो गया। अब कैपिटलाइज भी पढ़ लिया हमने, कैपिटल एक लेटर को कर रहा था, टाइटल जो है प्रत्येक स्पेशल कैरेक्टर के बाद आने वाले लेटर को कर रहा था, लोअर जो सबको स्मॉलेस्ट में कर दिया, और अपर जो है सबको कैपिटल लेटर में कर दिया। और लेटर के मामले में एक लास्ट और बचा है, वो है हमारा सॉफ्ट केस, ठीक है। ये फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए भी बड़ा मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन को लिख रखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सॉफ्ट केस क्या करेगा कि जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा, जो कैपिटल है उसे स्मॉल कर देगा। यानी सॉफ्ट मतलब बदल देना, सॉफ्ट मतलब क्या करना, चेंज करना, बदल देना, उथल पुथल कर देना, ठीक है। और केस मतलब कैरेक्टर्स हो गए, यानी केस जो इसके हमारे लेटर के केस है, चाहे वो अपर केस हो लोअर केस हो। अपर केस में है तो लोअर कर देगा, लोअर केस में है तो अपर कर देगा, ये है सॉफ्ट केस, ठीक है। ओह माय गॉड, एरर आ रहा है, हालांकि यहाँ हमें पॉइंट डालना चाहिए था, हमने इसको कामा डाल दिया इसलिए, ठीक है। देखिए जो हमने स्मॉल लिखे थे वो कैपिटल हो गए, जो कैपिटल लिखे थे वो स्मॉल हो गए, ठीक है। अब इसी के साथ जो है अगर हमें चेक करना है कि क्या इसमें सब स्मॉल हैं, तो इसके लिए दूसरा फंक्शन मिलेगा, इसमें नहीं होने वाला है,
तो इसके लिए क्या होगा, अगला फंक्शन है इज अपर। इज अपर का आउटपुट किस फॉर्म में होगा, इज अपर फंक्शन अगर हमने यूज कर रखा है तो इसका आउटपुट किस फॉर्म में होगा। अगर पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो मैं तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ इज अपर, अब ए को चेक करना है कि ए क्या अपर केस में है, तो होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमें बुलियन डेटा टाइप के रूप में मिलेगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि सब जो है वो अपर केस में नहीं है, कुछ अपर में है कुछ लोअर में है, कुछ अपर में है कुछ लोअर में है। अब यहीं अगर हम सबको अपर करके एक बार चेक कर लें, ठीक है, सबको अपर कर दें, सबको अपर कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, ठीक। अब ये को सबको हम अपर कर दिए। अब ये यार गलती कहाँ हो गई, ये रही गलती, ठीक हो गई, ठीक है। तो ट्रू हो गया, यानी सब अपर में है। इज क्या करता है, अगर हमने इज अपर है तो वो सबको अपर कर देगा, लेकिन अगर उसके पहले इज लगा दिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, अगर अपर है तो वो अपर केस में चेंज करेगा, अगर उसके पहले इज लगा दिए तो वो ये बताएगा कि जो आपने स्टेटमेंट ले रखा है उसमें सब अपर केस में है कि नहीं है, होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। अगर लोअर के जस्ट पहले हम इज लगा दिए तो वो बताएगा कि सब लोअर केस में है कि नहीं है, ठीक है। टाइटल के पहले इज लगाए तो टाइटल को बताएगा कि सब लोअर केस में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे समझिएगा, अगर बाकी और आगे तो हम बताते ही रहेंगे सबको, ठीक है। इसी प्रकार अपर केस के साथ अगर हम लोअर की बात करें, ये हो गया हमारा इज लोअर, हो गया इज लोअर, ठीक है, इज लोअर हो गया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं, बाकी बाद में तो चेंज होगा, ठीक है। देखिए आउटपुट क्या होने वाला है, फॉल्स, कुछ भी नहीं लोअर में, सब तो कैपिटल में ना। अब इसको एक बार हम चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ स्मॉल डाल लेते हैं, तब देखते हैं, नहीं है, ठीक है। और अब सब स्मॉल एक बार लिख लेते हैं, आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यस ट्रू, मतलब सब लोअर में है ये बताएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम टाइटल के आगे इज लगा लें, ठीक है, क्या कर लें, टाइटल अभी हमने पढ़ा है, भूलिएगा मत, TITLE, ओके। तो टाइटल अगर हम चेक करें, इज टाइटल क्या सब टाइटल फॉर्म में है। टाइटल फॉर्म क्या करता है, प्रत्येक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर या सिंबल के बाद का प्रत्येक लेटर जो वो कैपिटल होता था। तो अगर ऐसा होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स, ओके। तो एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे, एरर नो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट इज टाइटल, टाइटल गलत हो गया यार, TITLE, ओके। देखिए फॉल्स दे रहा है, मतलब सब टाइटल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। टाइटल फॉर्म में इसको बनाते हैं, पहले आई को किया हमने कैपिटल, एल को किया कैपिटल, एम को किया कैपिटल, और इसी के साथ हमने पी को भी कैपिटल कर दिया। अब देखते हैं क्या, ट्रू, अति सुंदर, मतलब हम चेक भी कर सकते हैं कौन टाइटल में है, कौन लोअर में है, कौन अपर में है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थोड़ा और भी बच रहा है, हालांकि अगर इसी में सबको हम इंक्लूड करेंगे तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और देखते देखते शायद ही आप बोर हो जाएं, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। अगली भी वीडियो में मैं इसके जस्ट तुरंत बाद जो वीडियो होगी उसी में मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और आप आसानी से इसे रीड कर सकें। जय हिंद।